कि राहु जैसे कि एक शैडो प्लैनेट है, बट उसका ह्यूमन के बिहेवियर पर कैसे उसका इम्पैक्ट होता है, उसको हम साइकोलॉजिकली कैसे समझा सकते हैं? साइकोलॉजी जो है, जो माइंड और बिहेवियर की स्टडी तो बताता है, पर उसका जो सिंबल है वो है ट्राइडेंट। उसका अगर आप देखोगे त्रिशूल जैसा है, माइंड बॉडी और सोल, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइंस से हटके बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी शास्त्रों की भी बात कर रहे हैं। जो ज्योतिष है वो हमारे शास्त्र के साथ रिलेट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि चंद्र जो है, मून, जिसको हम मन के साथ जोड़ते हैं ना, मन का कारक है। और राहु और केतु, जब आपने राहु की बात की, तो वो मून के ही दो नोड्स है, राहु नॉर्थ नोड और केतु साउथ नोड। अब मन की जब बात आती है तो आपको मन के बारे में भी पता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो हमारा मून जो है वो हमारा इमोशनल सबकॉन्शियस माइंड है, और राहु और केतु जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी थिंकिंग पैटर्न जो होती है साइकोलॉजी में भी, जिसको हम डिकोड नहीं कर पाते हैं, है ना। काफी हमारे ऐसे बिहेवियर देखने को मिलते हैं ह्यूमन में, जिसको हम डिकोड नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं, और हम उसको न्यूरोटिक, साइकोटिक और बहुत सारी चीजों में, जैसे इल्यूजन, हेलुसिनेशन, या तो डिल्यूजन या सिजोफ्रेनिया, और बहुत सारी चीजों का नाम दे देते हैं, है ना। Yes. और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं बोलूं फियर और फोबिया के बीच का, कि फियर क्या होता है कि इस जन्म में हमने कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो थोड़े पेनफुल होते हैं या तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और जिसकी वजह से उसका डर भी दिमाग में बैठ गया है। और फिर से अगर हमें वो इंसिडेंट हमारे सामने आता है या हमें वो एक्सपीरियंसेस लेना होता है, तो हमारे में फियर एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज हमारी वो पास्ट मेमोरीज है, वो एक्सपीरियंस का डेटा है। बट फोबिया ऐसी चीज है साइकोलॉजी में, जो कि वो ऐसा डिसऑर्डर है कि जो हमने एक्सपीरियंसेस नहीं किए फिर भी हमें फियर लगता है वो चीजों का। शायद कहीं सुना है, कहीं देखा है, वो अलग बात है, बट खुद ने तो एक्सपीरियंसेस नहीं किया है। और कभी तो ऐसे भी फोबिया देखने को मिलते हैं कि हमने कभी भी कहीं देखा नहीं है, सुना नहीं है, कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो फिर वो कहाँ से आया? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ऐसा साइंस का कहना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि राहु अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और जन्मों जन्मों की जो स्मृति होती है हमारी, वो यहाँ एक्टिवेट हो जाती है। हमारी बहुत सारी स्मृतियां जो होती है वो पिछले जन्म से भी आती है। क्योंकि देखो राहु क्या है ना, थोड़ा सा हमें स्क्रिप्चर्स में जाए हमारे, तो राहु को हम हमारी जो समुद्र मंथन की स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं, कि वो अमृत उन्होंने पी लिया था, और कैसे विष्णु भगवान ने सर काट दिया। तो जो हेड है, हमारा ब्रेन हेड रीजन है, वो राहु है। वो भी अमृत पिया हुआ, अमृत मतलब जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। तो ये इमॉर्टल है ना। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं, वो हमारा कंटेंट और कॉन्शियसनेस है, कि अभी तक के जितने भी बर्थ हमने शायद लिए हैं, हमारी जो भी स्मृतियां है, वो राहु के अंदर है। तो इसके लिए उसका सीधा कनेक्शन हो जाता है हमारे साइकोलॉजी के साथ, माइंड के साथ, और हमारे बिहेवियर के साथ। क्योंकि साइकोलॉजी जो स्टडी है वो माइंड और बिहेवियर की स्टडी है, कि हमारे माइंड में जो भी हमारी थिंकिंग पैटर्न होती है, या जो भी हमारे एक कोर बिलीफ सिस्टम होती है ना, उसी तरह का हम बिहेवियर करते हैं। और ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आती है? तो हमारा जो चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड पे की एक जर्नी होती है ना, उसमें जो जो भी हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उसका वो एक मेमोरी हो जाता है, डेटाबेस है। जैसे मैंने बोला कि राहु अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और जन्मों जन्मों की जो स्मृति होती है हमारी, वो यहाँ एक्टिवेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये राहु और बिहेवियर और साइकोलॉजी, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। तो अल्पा जी ये बताइए, जिन लोगों के चार्ट में, हॉरोस्कोप में राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो बिहेवियर है बड़ा इम्पल्सिव होता है डिसीजन लेने के मामले में। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आप जैसे कि न्यूरो साइंस और साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, राहु का एक नेचर है, वो उसको कोई भी चीज अभी चाहिए, नाउ, है ना। और वो बहुत ही एम्बिशियस है, एक्सेसिव डिजायर है उसमें, और बहुत कुछ पाना चाहता है वो।
बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे न्यू आइडियाज है। बिकॉज जैसे बार बार मैं ये लाइन बोलती हूँ, बट जरूरी है क्योंकि उसने अमृत पान किया हुआ है और वो हेड है। तो ऑब्वियसली इतना इनोवेटिव आइडिया जनरेटेड जो प्लेनेट है, तो जिसको हम बोलते हैं राहु, तो उसको क्विक एक्शन चाहिए होता है। और जब भी किसी भी इंसान को के पास बहुत दिमाग होता है और वो बहुत ही जल्दी में कुछ काम करना चाहता है ना, तो स्ट्रेस क्रिएट होता है ना। और वो लोग फिर इम्पल्सिव हो जाते हैं एंजाइटी कि होती है। अभी चाहिए, तो फिर फटाफट उनको वो काम करना है। तो उसके चलते क्या हो जाता है ना, कभी कभी उनके स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, फिर वो उनको एंजाइटी और एंजाइटी से डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। तो यही राहु ड्रिवन लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनको वो यही टेंडेंसी में लूप में बांध देता है। तो फिर बार बार वही रिपीटेशन हो जाता है कि सडन गेन चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजन लेना है, बहुत ही क्विक एक्शन करते हैं। तो उनके चलते ये भी हो जाता है कभी कि वो लोग रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, अनएथिकल चीजों की और आकर्षित हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज को पाने के लिए, और वो भी जल्दी उनको है, तो फिर वो लोग ऐसी चीजों में फंस भी सकते हैं कि जो मतलब उनको क्विक शॉर्ट, हाँ, फायदा कराए, ऐसे कुछ ठीक भी है ना, पाने के बेनिफिट लिए हो, शॉर्टकट्स जो है अप्लाई करते शॉर्टकट्स हैं। ले लेते या हैं या हाँ। तो अल्पा जी, जैसे आपने जो एक राहु का बिहेवियर है, एक जो हम लोगों के ऊपर होते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है, तो आपने जैसे बोला इल्यूजन है और कॉग्निटिव बाइसिस है, फोमो है, ऐसा ही ऑब्सेशन भी आपने बताया था। तो जो एक होता है डोपामीन, जो कि फील गुड फैक्टर होता है, तो राहु को एक डोपामीन से रिलेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डोपामीन भी इंसान को एक ऑब्सेशन बिहेवियर देता है। तो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे साइकोलॉजिकली, आप इसको एक्सप्लेन करना। या देखिए, डोपामिन जैसे आपने बताया ना, फील गुड फैक्टर क्रिएट करता है, ऐसा हार्मोन है। अब और सभी को अच्छा लगता है ना फील गुड, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो और राहु जो है, वो मैंने पहले ही बताया कि वो हमारा हेड है। उसको हम ब्रेन के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और साथ में वो इल्यूजन का प्लेनेट तो है, पर एक्सेसिव डिजायर होती है उसमें, ऑब्सेशन होता है। फिर जैसे अमृत पिया हुआ है ना, वो हेड भी कैसा है, ब्रेन, मतलब अमृत पिया हुआ ब्रेन, तो आप ही समझ सकते हो कि उसको बॉडी नहीं है उसके पास, है ना, बॉडी काट दी गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसेस, सभी हमारी सारी सेंसेस इधर है, आप देख सब पाए तो वो महसूस बहुत करता है, उसको बहुत कुछ करना है। बट क्या होता है ना कि वो उसका रियल जो एक्सपीरियंसेस वो ले नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि कोई भी चीजों में उसको जब मजा आती है, तो फिर उसको लगता है कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस कैसे करे विदाउट बॉडी। तो इसके लिए ये उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि उसको वो रिपीटेडली करना चाहता है। उसी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं ना, रिपीटेडली करने का मन करता है। और यहाँ तो डोपामाइन की बात है, तो जो आपको फील गुड फैक्टर कराता है जो हार्मोन, तो ऐसी एक्टिविटी उसको बार बार करने का मन करता है। तो फिर हो जाता है क्या है ना कि वो चीजों का एडिक्शन फिर लग जाता है, कि अगर एक बार आपने अल्कोहल लिया, या तो एक बार आपने स्मोकिंग किया, या फिर ड्रग, और फिर उसकी लत लग जाती है कि बार बार अगर उससे आपको मजा आने लगती है, फिर से करना है। तो ये राहु का एक प्रभाव देखने को मिलता है, ये सब चीजों में डोपामाइन एनहेंस हो जाता है, फील गुड फैक्टर ज्यादा होता है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, बिकॉज उनके पास बॉडी नहीं है। अल्पा जी, ये बताइए कि जैसे राहु का एक पर्सनालिटी पे आपने जैसे बताया कि काफी इम्पैक्ट होता है, जो राहु ड्रिवन जो लोग होते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि कुछ ना कुछ ट्रेड्स तो हर इंसान में होते हैं। जो आपने बोला कि ऑब्सेशन है, फोमो है, एंजाइटी है, जेलस है, या कुछ भी करने के पीछे बड़ा पागलपन है, जैसे हमने बोला तलब, भी आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया। तो ये बताइएगा कि जो राहु अगर हमारे चार्ट में अगर सही से प्लेस्ड नहीं है, तो जो ये वाली जो ट्रेट्स हर इंसान के अंदर जो होते हैं,
वो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर देता है? मतलब ये एक चार्ट का प्लैनेटरी पोजीशंस पे डिपेंड करता है या समथिंग एल्स? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, राहु को हम लोग ये कहते हैं ना, वो बहुरूपिया है। मतलब वो अपने मास्क बदलता चेंज है करता ना, है, राइट। चेंज करता रहता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो उसमें तो उसकी मास्टर ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जो जिसके चार्ट में राहु बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसी कंडीशन में है, ऐसी राशियों में है कि जैसे बुध के साथ हो गया है ना, तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि बुध को हम ऐसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं राजकुमार, कि अभी वो इतना समझदार नहीं है शायद, उस लेवल पे विजडम नहीं है। हाँ, उसमें बुद्धि बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा साइंस ले, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि वो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो इंटेलेक्ट है उसको वो मैनिपुलेट कर लेता है राहु। तो क्या हो जाता है ना कि आ, हमारे अंदर भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कि हम बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटीज होती है हमारे, अलग अलग, यू नो, हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ मतलब अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को हम डिसॉल्व कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। जो मतलब पर्सनालिटीज होते हैं, लोग होते हैं जिनका राहु अफ्लिक्टेड होता है या बहुत ही नेगेटिव राहु होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं, या तो साइकोलॉजिकल में जो नेगेटिव सब बायसेस बोलते हैं, मतलब वो एनहेंस हो जाते हैं उस समय दरमियान, कि जब भी उनका वो जो ट्रांजिट चल रहा होता है। ओके, जैसे अभी आपने बात की कि अगर राहु का कॉम्बिनेशन है मरकरी के साथ, बुध के साथ, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो वो ऐसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजिकली माना जाता है कि मून जो है वो हमारा मन, जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि मून के साथ भी अगर राहु जब कंबाइंड हो जाता है, तो आई थिंक इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप, तब क्या होता है? देखिए, मैंने बताया ना कि हम बोलते हैं ना, मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार होती है। और हम ये भी बोलते हैं ना कि राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अ, मन जो है उसके दो, अगर हम मोड़ समझे तो राहु और केतु है, नोड्स कहते हैं। तो यहाँ मोड़ समझ लीजिए, है ना, सीधी राह पे दो मोड़ चले जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रास्ता पसंद करें। तो जब राहु उनके के साथ आ जाता है, तो ऑब्वियसली राहु क्या है ना, फ्यूचर का प्लेनेट थोड़ा है। जैसे केतु को हम पास्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम फ्यूचर रिलेटेड बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि वो हवाई किल्ले बुनना, ऐसे सपने देखना, जो शायद अनरियल चीजें होती है, बट हमारे माइंड में बहुत कुछ पकता रहता है, चलता रहता है। और फिर उसको पूरे करने के चक्कर में हमारे जो ख्वाब कहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम करने लग जाते हैं जो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं कहलाती है, या एथिकली भी अच्छी नहीं होती है, या हमारे कहते हैं ना कि एक मन को भ्रमित कर देता है वो, हमारे माइंड को। क्योंकि मून जिसको हम कहते हैं, वो बहुत, वैसे हम उसको सॉफ्ट प्लैनेट भी बोलते हैं और वैसे हम कार्मिक प्लैनेट भी बोलते हैं। तो कार्मिक प्लैनेट अगर हम समझते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी हमारी कर्मों की फाइलें हैं, कार्मिक फाइलें हैं, इम्प्रिंट्स है। तो वो इम्प्रिंट्स क्या है, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि जो हमारी कोर बिलीफ है ना, तो वो कोर बिलीफ भी उसी में होती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर राहु और मून साथ में होते हैं। तो जो नेगेटिव एरर थिंकिंग जो जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है हमारी। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। और फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, साइकोसिस तक चली जाती है। मतलब न्यूरोटिक तो होते हैं, उससे आगे जाके साइकोसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्पा जी, अब बात करते हैं ट्रांजिट के बारे में। कहा जाता है कि जब ग्रह अपनी दशाएं बदलते हैं या ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, हमारे जो आकाश में, जो उनकी बोला जाता है कि अभी जो प्लैनेट है वो इस राशि में है और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उस राशि में है। तो ऐसे ही जब राहु का ट्रांजिट होता है, तो वो हमारा जो पूरा ह्यूमन बींग है, तो राहु जो है ये साइकोलॉजिकली एक मास पर क्या इम्पैक्ट डालता है,
वो आप बताइएगा जब राहु का ट्रांजिट होता है, राहु केतु का मतलब। ये राहु जो है वो किसी भी साइन में, राशि में 18 मंथ्स, मतलब करीब करीब 1.5 साल रहता है, ठीक है ना। तो वो एक बड़ी अवधि है समय की। तो जब उसका ट्रांजिट होता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है, तो ऑब्वियसली उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन पूरे ही मास पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। तो जैसे राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो वो अंडरवर्ल्ड को, पॉलिटिक्स को, फिर ग्लैमर वर्ल्ड को, फिर अननोन डिसीज को, और साथ में न्यू जो भी इन्वेंशंस होते हैं है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल, तो लेटेस्ट उसको वो टेक्नोलॉजीज। रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली जब भी वो उसका ट्रांजिट होता है तो इन सब रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे, क्योंकि वो सडन चेंज भी बताता है राहु। तो अचानक आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे कुछ हो जाता है, सत्ता की वो जो हासिल करने के लिए चालबाजी शुरू हो जाती है। वैसे राहु प्लेनेट भी उसी का है, क्योंकि उसने अमृत भी ऐसे ही लिया था ना। जब चालाकी से। वो समुद्र मंथन हुआ था तो वो धोखे से बैठ गया था देवों के साथ रूप बदल के। तो यहाँ पे सत्ता हासिल करने के लिए फिर कुछ भी खेल खेला जाता है। फिर ये भी होता है कि अंडरवर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड है, तो उसके रिलेटेड भी बड़े चेंजेस दिखने को मिलते हैं। कोई ऐसी इवेंट हो जाती है जैसे अभी जो हमने बात की सोची ना जाए हो तो, एकदम। जैसे अभी बात करें तो 5-10 के एक्सिस पर है, मतलब लियो और एक्वेरियस के एक्सिस पे अभी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु केतु। तो इसके उसमें बताइए थोड़ा सा, कि रिलेट करके बताइए थोड़ा। हाँ देखिए, अभी राहु किस में है, एक्वेरियस में है ना, और केतु लियो में है। तो कुंभ क्या है ना, एक्वेरियस जो राशि है वो न्यू एज की राशि है, न्यू एरा की राशि है। इनोवेटिव लोग होते हैं जो एक्वेरियंस जो होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि नया इन्वेंशन हो या कुछ नए बदलाव आए, चाहे वो नेशनल लेवल पे आए या समाज के लेवल पे आए छोटे से, या जिन लोगों की कुंडली में 5-11 का जो ये एक्सिस जहाँ पे बैठता है ना, कुंभ राशि और लियो साइन जहाँ पे, उस जगह पे उस भाव में कुछ नया हो सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो मतलब देश और दुनिया के लेवल पे कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, ठीक है ना, क्योंकि राहु ही कुंभ में बैठा है इसके लिए। और कुंभ जो राशि है वो आ, ऐसे एक वो कहते हैं ना कि वो एनजीओ से भी जुड़ी है। एनजीओ मतलब एक ग्रुप ऑफ द पीपल, है ना। एक जो हम बोलते हैं कि बड़ा ही कोई संस्था है या सामाजिक संगठन है, उसके साथ भी वो जुड़ी हुई है, ज्ञान से भी जुड़ी हुई है इवन कुंभ राशि। तो बहुत कुछ इन सभी चीजों में बदलाव आ सकते हैं, नया कुछ हो सकता है। और यहाँ पे जब केतु की बात है, वो लियो साइन में है ना। लियो क्या है, राजा है, जंगल का राजा, शेर, लायन जो बोलते हैं, और वो सूर्य भी उसका लीडरशिप करता है। तो यहाँ पे क्या है ना, सूर्य क्या है, अथॉरिटी है। और पहले के जमाने में किंग होते थे, सूर्य को हम राजा कहते हैं। तो अभी वो क्या है, हमारी सरकार है। तो सरकार के लेवल पे भी कुछ बदलाव जरूर आएंगे, क्योंकि राहु की एस्पेक्ट तो होती है यहाँ पे। और दूसरा भी मैं बताना चाहूंगी, कुंभ जो राशि है वो कौन उसको लॉर्डशिप का है, उसकी सैटर्न, है ना। तो शनि भी क्या है, कर्मा के प्लेनेट है। सेवा कर्म अध्यात्म तो है ही, पर साथ में शनि जो है उसको हम जज भी कहते हैं ना, न्याय। तो डिसिप्लिन के भी प्लैनेट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ ना रूल्स और रेगुलेशन भी बदल सकते हैं, नए रूल्स आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो दोनों ये जो प्लैनेट है राहु एंड केतु, उसकी प्लेसमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है कि राहु सैटर्न के साइन में है और केतु जो है वो लियो में सन के साइन में है। तो सूर्य शनि वैसे ही अपोजिट चलते हैं, राहु और केतु भी कहीं ना कहीं आमने सामने। तो ये कुछ अलग सा एक कॉम्बिनेशन बना है। और वैसे लोग कहते हैं कि राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट है, पर मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि वैसे वो एक ही आइडेंटिटी के दो पार्ट है ना। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि केतु कुछ चाहता है, राहु वो पूरा करता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट और लीगल इश्यूज या जस्टिस, उनके बीच का भी कुछ हो सकता है कि कुछ उसमें चेंजेस और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो करंट सिचुएशन है अभी, जो
वर्ल्डली जो चल रही है वो भी कुछ ऐसी ही है कि काफ़ी कुछ और कंट्रीज़ की गवर्नमेंट में, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस, और लीगल जो लॉज हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हो ही रहे हैं। तो ये यस। तो लगता ही है। तो राहु की जो पोजीशन है चार्ट में, अगर सही नहीं है तो जैसे हमने बात की तो फिर वो उसी नेटिव के बिहेवियर में आएगा। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सके, या उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इतना ऑब्सेशन एक इंसान के अंदर होता है। देखिए, कोई भी जो चीजें होती है उसकी दो साइड होती है ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सभी चीजों के दो ट्रेड्स होते हैं, तो राहु के भी पॉजिटिव ट्रेड्स भी है और नेगेटिव ट्रेड्स भी है। और हम ये जो भी प्लैनेट्स बोलते हैं या ऐसे शेडो प्लैनेट भी बोलते हैं, बट ये सभी क्या है ना, एनर्जी के सेंटर्स हम समझ सकते हैं, या एनर्जी कैरी करते हैं वो। तो हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे के चार्ट में अफ्लिक्टेड राहु है और राहु के उसके बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी में जा सकते हो। कैसे कि एक एग्जांपल से मैं उसको समझाना चाहूंगी कि जैसे कि किसी की चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु है, ऑब्वियसली तो पूरा राहु ड्रिवन हो जाएगा वो। और फर्स्ट हाउस हमारा हेड भी है, आप जानते हो, और पूरी पर्सनालिटी है। और वहां पे पाइसिस साइन है, पाइसिस असेंडेंट है, ठीक है ना। तो पाइसिस क्या है ना, वो भोग और मोक्ष दोनों की राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो 12th हाउस को गवर्न करती है। तो यहाँ पे अब आपके हाथ में है कि आप भोग की तरफ जाना चाहोगे या मोक्ष की तरफ जाना चाहोगे, है ना। तो आपको अपनी जर्नी डिसाइड करनी होगी, अपने मन को ये बताना होगा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। जैसे मैंने बताया कि राहु जो है वो उसके पास तो अमृत है ना, बहुत सारा, और वो हमारा हेड है, ब्रेन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके पास इनोवेटिव आइडियाज है, उसके पास मतलब बहुत सारे थॉट्स है, वो भी कुछ डिफरेंट, है ना, दुनिया से कुछ अलग करने का एक उसका अपना नजरिया है। कहते हैं ना कि राहु किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपना ट्रेंड सेट करता है, वो ट्रेंड सेटर है और नए नए आइडियाज जनरेट करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, ये सब राहु की देन है। तो आप राहु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा सकते हो। अपना जो माइंड है उसको नेगेटिव एडिक्शन और उन सब चीजों से हटा के आप उसके पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में उतार सकते हो। तो फिर वही राहु जो है, अगर आप उसके पॉजिटिव ट्रेड को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, नेम, फेम, स्टेटस, मनी, कैरियर सक्सेस, बहुत कुछ आप पा सकते हो वही राहु से। तो ये हमारे हाथ में होता है। तो वो कहते हैं ना कि किसी ने बहुत अच्छा पूछा था मुझे कि ग्रह हमारा जीवन चलाते हैं, तो मैंने बोला था कि ग्रह हमारा जीवन नहीं चलाते, ग्रहों का असर हम पर जरूर होता है। और कर्मा भी एक अपना रोल प्ले करता है। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। तो और जैसे कि भगवान समझो, यूनिवर्स समझो, सृष्टि समझो, हमको उन्होंने विजडम दिया है ना, इंटेलेक्ट दिया है, तो हमें उसका भी यूज करना चाहिए कि किस तरह से हमारी लाइफ की जो ये जर्नी है हम किस दिशा में ले जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन बीइंग मोर कहते हैं ना कॉन्शियस डिसीजन लेके हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो हम बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हम ऐसी चेतना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कि तो जरूरी नहीं है कि किसी प्लैनेट्स या कोई ऐसी चीजें हैं जो हम पर हावी हो जाए। उसके बदले हमारे ये प्रयत्न होने चाहिए, हमारे ये परिश्रम होना चाहिए। बोलते हैं ना कि कहाँ पे भाग्य और जब पुरुषार्थ की बात आती है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, तो हमारे पुरुषार्थ को हम इतना प्रबल करें कि हम भाग्य को बदल सके। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम एज अ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि हमारा पहले जब आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें कि ये जो राहु जो है वो उसने अमृत पिया था, तो वो इमॉर्टल है।
और इस सृष्टि में इमॉर्टल क्या है? शिव और शक्ति, जिसे हम बोलते हैं स्पेस एंड एनर्जी, जिसको हम कॉन्सायस भी बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या है, पूरे ही जो ह्यूमन का जो कॉन्सियसनेस है वो एक कॉन्सायस बन जाता है। तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ है जो हम चेंज कर सकते हैं। कुछ डेस्टिनी है, तो कुछ हमारे कर्म है, और कुछ हमारा पुरुषार्थ है। तो ये सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बिल्कुल अल्पा जी, आपने बहुत सही कहा और आपने ये एक लाइन बहुत ही सही बोली, जो कि हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं कि ग्रह जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आकाश से आके आपका जीवन चलाते हैं। उनका जो है असर आपके ऊपर होता है। जैसे कि सूर्य जो है वो साक्षात एक देव माने जाते हैं, उसका असर होता है। चंद्रमा साक्षात एक देव है जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उनका असर होता है। तो ऐसे ही सोचकर हमने ये एक सीरीज शुरू की है जो कि 9 ग्रह की होगी। आज जैसे हमने राहु को डिस्कस किया, आपने बहुत ही अच्छे से साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम आगे भी जैसे केतु है उसको साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली और एस्ट्रोलॉजिकली हम बहुत सारे एस्पेक्ट से हम आगे इसको एक्सप्लेन आपके थ्रू चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें। और थैंक यू सो मच आपका अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।